Okay. So hello everyone. Welcome to third lecture of design of reinforced cement concrete. And in this particular session, I am going to start the working stress method. So first of all, in today's class, we will see types of load on RCC structure. क्योंकि किसी भी स्ट्रक्चर को यदि आप डिजाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको लोड का वैल्यू पता होना चाहिए, है ना। उसके लिए क्या होना चाहिए? लोड का वैल्यू पता होना चाहिए। क्योंकि स्ट्रक्चर का डिजाइन करते हैं किसके लिए? लोड के लिए करते हैं ना, किसी पार्टिकुलर लोड के लिए करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आज जो स्टडी करेंगे वो टाइप्स ऑफ लोड के बारे में डिस्कस करेंगे। ऐसा नहीं है कि टाइप्स ऑफ लोड आप पहली बार पढ़ रहे हैं। आप जब मैंने स्टील स्ट्रक्चर पढ़ाया था डीएसएस, तो उस टाइम भी इसको मैं डिटेल में डिस्कस किया था, है ना। लेकिन यहाँ पे जो भी लोड आएगा किस पे आएगा? आरसीसी स्ट्रक्चर पे आएगा, ठीक है। तो सबसे पहला है जो है वो है डेड लोड है। और आपको पता होगा कि डेड लोड को कौन है जो डील करता है? डेड लोड को जो डील करता है वो है IS 875 पार्ट 1। तो ये आपको याद रखना है। कोड, इसका कोड है जो एग्जाम में पूछता है। ये जो कोड है वो एग्जाम में आपको पूछा जाता है। तो IS 875 पार्ट 1, डेड लोड को कौन डील करता है? IS 875 पार्ट 1। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन जो है, सेकेंड थिंग कि इसमें क्या क्या आएगा, इसका एग्जाम्पल क्या क्या है डेड लोड का। तो सेल वेट ऑफ वाल आ सकता है ना, फ्लोर आ सकता है, फ्लोर बीम आ सकता है, कॉलम आ सकता है, ATC। मतलब सेल, जो भी स्ट्रक्चर का सेल वेट होगा वो किसके अंदर कंसीडर हम लोग करेंगे? वो कंसीडर करेंगे डेड लोड के अंदर। और डेड लोड को कौन डील करता है? IS 875 पार्ट 1। तो ये आपको याद रखना है। अच्छा, ये जो डेड लोड होगा वो क्या होगा? परमानेंट इन नेचर होगा, है ना। सो दीज आर परमानेंट लोड्स। ये कभी भी हटेगा नहीं स्ट्रक्चर से। जब तक स्ट्रक्चर रहेगा तब तक है जो उस पर एक्ट करता रहेगा, है ना। सेकेंड थिंग, लाइव लोड। लाइव लोड क्या होता है? लाइव लोड का जो कोड है वो क्या है? IS 875 पार्ट 2। IS 875 पार्ट 2। तो कोड है जो काफी इंपॉर्टेंट है। कोड आपको याद रखना है। इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है? सो लाइव लोड का जो एग्जाम्पल है वो लोड्स ऑफ द पीपल हो सकता है। जैसे आपने कोई रूम बनाया तो उसके अंदर क्या हो सकता है? लोग आएंगे जाएंगे, है ना, उसको यूज के लिए तो बनाते हैं। फर्नीचर हो सकता है। रूम के फ्लोर पे जो भी फर्नीचर होगा उसका लोड किसके अंदर आएगा? लाइव लोड के अंदर आएगा, है ना। अगर आप कोई मशीन्स वगैरह उसमें लगाए हैं, है ना, जैसे देखते होंगे इंजीनियरिंग कॉलेज में या फिर डिप्लोमा कॉलेज में जितने भी मशीन्स वगैरह लगे होते हैं, है ना, तो उसका जो लोड आएगा, लैब में जो भी मशीन लगे होते हैं उसका जो लोड होगा किसके अंदर आएगा? वो लाइव लोड के अंदर आएगा, है ना। और ये क्या होगा? ये टेम्पोररी नेचर होता है। मतलब ये चेंज भी हो सकता है, कभी है कभी नहीं है कि नहीं। कभी ये हो सकता है और कभी नहीं भी हो सकता है। सो दीज लोड्स मे बी चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम। ये क्या होगा? टाइम टू टाइम है जो चेंज हो सकता है। कहने का मतलब है कि लाइव लोड का जो मैग्नीट्यूड है वो टाइम टू टाइम आपका चेंज कर सकता है। नहीं, टाइम टू टाइम क्या सकता है? चेंज कर सकता है। हो सकता है आपने स्टार्टिंग में एक मशीन लगाया हो, उसके बाद 1 महीने बाद जो उसमें 2 मशीन लगा दी हो, है ना। ऐसा भी हो सकता है कि कोई पार्टिकुलर सेमिनार हॉल का आपने डिजाइन किया हो, स्टार्टिंग में है जो 50 लोग उसमें बैठ रहे हैं, फ्यूचर में हो सकता है कि 100 लोग उसमें बैठे। तो ये सब क्या होगा? लाइव लोड है जो चेंज भी कर सकता है ना। सो दीज आर आल्सो कॉल्ड इम्पोज लोड। इसी को क्या बोला जाता है? इम्पोज लोड है जो बोला जाता है। मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज विंड लोड। विंड लोड को सिर्फ कोड आपको याद रखना है। IS 875 पार्ट 3 इसका क्या है? कोड है। तो कोड में फिर से बोल रहा हूँ काफी इंपॉर्टेंट है ना। उसके बाद स्नो लोड है। अगर हिली एरिया में स्ट्रक्चर बनाया गया है तो वहां पे क्या होगा? स्नो लोड काफी आएगा। सो IS 875 पार्ट 4 है जो किसको डील करता है? स्नो लोड को डील करता है। एंड लास्ट वन इज अर्थक्वेक लोड। लास्ट वन इज अर्थक्वेक लोड। इसका कोड का नाम क्या है? IS 8093 2002 पार्ट 1। अब देखिए, दो यहाँ पे एक बार 8093 आ रहा है, दूसरा बार 2002 आ रहा है ना। तो 2002 में है जो आपका अर्थक्वेक का जो कोड है उसको रिवाइज किया गया है। क्यों रिवाइज किया गया? आफ्टर अर्थक्वेक इन गुजरात। सो गुजरात में जब अर्थक्वेक आया उसके बाद क्या किया गया? इसको डिवाइड किया गया, है ना। इसको है जो रिवाइज किया गया, है ना। सो 2002 में इस कोड को, जो 8093 का अर्थक्वेक का कोड था,
उसको क्या किया गया, रिवाइज किया गया, इसीलिए यहाँ पे 2 ईस्वी आ रहा है। एक बार 1893 आ रहा है, उसके बाद 2002 आ रहा है। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन क्या है, मेथड अवेलेबल फॉर आरसीसी डिजाइन। अब देखिए कौन कौन सा मेथड है जो अवेलेबल है हमें डिजाइन के लिए। तो फर्स्ट मेथड है आपका वर्किंग स्ट्रेस मेथड। पहला क्या है, वर्किंग स्ट्रेस मेथड, जिसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे, WSM बोलेंगे, है ना, WSM बोलेंगे। सेकंड मेथड है लोड फैक्टर और अल्टीमेट लोड मेथड, जिसको ULM बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ULM, है ना। एंड नेक्स्ट वन है जो लिमिट स्टेट मेथड। नेक्स्ट वन इज लिमिट स्टेट मेथड। इसमें आपके सिलेबस में टोटल सिलेबस का 1 to आपका जो 2% है वो WSM डील करेगा, और टोटल है जो आपका 98% है जो ऑलमोस्ट है जो क्या पढ़ना है आपको, LSM पढ़ना है। तो ज़्यादा टाइम हम लोग किस पे देंगे, LSM पे देंगे, है ना। ज़्यादा टाइम हम लोग किस पे इन्वेस्ट करेंगे, LSM पे इन्वेस्ट करेंगे। तो जल्द ही हम लोग वर्किंग स्ट्रेस मेथड को 2 क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, खत्म करने वाले हैं। ठीक है, सो आज स्टार्ट करते हैं क्या, WSM। तो WSM किसको बोलेंगे, है ना। देखिए मेजर जो डिफरेंसेस है WSM में और लिमिट स्टेट मेथड में, वो धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। जब आप पढ़ते जाएंगे, आगे पढ़ते जाएंगे, तो है जो डिफरेंस है जो समझ में आएगा, है ना, डिटेल में। लेकिन बेसिक जो डिफरेंस है वो हम आपको पहले बता देंगे। देखिए क्या क्या डिफरेंस है, आप किसको वर्किंग स्ट्रेस मेथड बोलेंगे, या फिर इसमें क्या क्या ऐसा पॉइंट है जो हमें याद रखने वाली है। तो सबसे पहली बात कि इट इज ओल्ड मेथड। जो वर्किंग स्ट्रेस मेथड है ये क्या है, काफी ओल्ड मेथड है ना। मतलब अब ये यूज नहीं करते, ये अब ऑब्सोलीट हो चुका है, ये प्रचलन से बाहर हो चुका है। ठीक है, अभी भी कुछ स्ट्रक्चर ऐसे हैं जिसके डिजाइन करने में हम लोग वर्किंग स्ट्रेस मेथड है जो यूज करते हैं, और वो कौन कौन सा स्ट्रक्चर है वो है जो आपको पता चलेगा कुछ देर में। ठीक है, तो देखिए सेकेंड पॉइंट मैंने लिखा है यहाँ पे, इट इज बेस्ड ऑन द इलास्टिक थ्योरी। ये किस पे बेस्ड है, आपका इलास्टिक थ्योरी पे बेस्ड है। दैट इज इट इज एज्यूम दैट बोथ स्टील एंड कंक्रीट आर इलास्टिक एंड ओबेज हुक्स लॉ, है ना। अगर सही से देखा जाए तो ये स्टेटमेंट क्या है, अब सही नहीं है, क्योंकि कंक्रीट है जो क्या होता है, ब्रिटल मटेरियल होता है। कंक्रीट है जो ब्रिटल मटेरियल होता है, वो इलास्टिक मटेरियल नहीं होता, है ना। लेकिन वर्किंग स्ट्रेस मेथड में ये मान के चला है कि क्या है, कंक्रीट और स्टील दोनों क्या है, इलास्टिक है। तो मेजर डिफरेंस आपका ये है। जब हम लिमिट स्टेट देखेंगे तो वहां पे आपको क्लियर है जो डिफरेंस दोनों में पता चलेगा। सो अभी याद रखना आपको क्या, इट इज बेस्ड ऑन इलास्टिक थ्योरी। किस पे बेस्ड है, इलास्टिक थ्योरी पे बेस्ड है। ठीक है, थर्ड थिंग, इट मीन्स स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। चूंकि ये हुक्स लॉ को फॉलो करता है, इसका मतलब क्या हुआ कि स्ट्रेस है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका, स्ट्रेन का, है कि नहीं। चूंकि ये हुक्स लॉ को फॉलो करता है, इसका मतलब क्या हुआ कि स्ट्रेस है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होगा। नाउ इट इज ओनली यूज इन डिजाइन ऑफ वाटर टैंक, चिमनीज, कैलकुलेशन ऑफ डिफ्लेक्शन etc, है ना। तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड का जो मॉडर्न इरा में यूज करते हैं वो कहाँ पे करते हैं, जब हम वाटर टैंक का डिजाइन करना हो। आपने देखा होगा आरसीसी का वाटर टैंक, है ना। उसके बाद चिमनी हो गया, जहाँ पे ब्रिक वगैरह है जो उसको मैच्योर करने के लिए है जो यूज करते हैं चिमनी। उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ डिफ्लेक्शन, अगर डिफ्लेक्शन निकालना हो चाहे बीम का हो या स्लैब का हो, तो उस केस में भी हम लोग कौन सा यूज करेंगे, वर्किंग स्ट्रेस मेथड है जो यूज करेंगे। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन, इट इज वेरी कंजर्वेटिव मेथड। अब देखिए इस स्टेटमेंट को अभी हम नहीं समझ सकते, अभी फिलहाल आपको याद रखना है कि इट इज वेरी कंजर्वेटिव मेथड है। ये काफी क्या है, कंजर्वेटिव है। कंजर्वेटिव कहने का मतलब क्या है, ये ओवर सेफ है। ये क्या है, ओवर सेफ है। ये क्या है, ओवर सेफ है ना, ये आपका ओवर सेफ है। ठीक है, ओके, तो ये आपका क्या है, ओवर सेफ है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है जो आपका क्या है, वेरी हाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज यूज्ड इन दिस मेथड। तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड में क्या है, आपका जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है वो काफी हाई लिया गया। आपको याद होगा मैंने 2 टाइप का फैक्टर ऑफ सेफ्टी बताया था, क्या क्या। कंक्रीट के लिए बताया था 2 फैक्टर ऑफ सेफ्टी, एक इन बेंडिंग कंप्रेशन जिसका वैल्यू कितना था, 3.0 था। इसका बेंडिंग कितना था, वैल्यू 3.0 था। एंड सेकेंड वन इज इनडायरेक्ट कंप्रेशन। इनडायरेक्ट कंप्रेशन मतलब क्या हुआ
इनडायरेक्ट कंप्रेशन में क्या हुआ 4.0, है ना। तो ये दोनों है जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, 3.0 एंड 4.0, है ना। इन बेंडिंग कंप्रेशन 3.0 एंड डायरेक्ट कंप्रेशन 4.0। तो ये फैक्टर क्या है, वेरी हाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी है जो इन्वॉल्व है, वेरी हाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी है जो आपको यूज किया गया, है ना। लिमिटेशन मेथड में देखेंगे तो वहाँ फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो 1.5 आता है ना, तो काफ़ी कम आता है, ठीक है। अभी देखिए, और स्टील के केस में क्या है 1.78 है, स्टील के केस में कितना है 1.78 है ना। जबकि जब लिमिट स्टेट पढ़ेंगे तो वहाँ पर देखेंगे 1.15 होता है, ठीक है। तो ये सब बेसिक डिफरेंसेस है आपका। तो ये तो आपका WSM की बात रहा। आगे देखते हैं क्या क्या एजम्पशन है जिस पे आपका WSM है जो बेस्ट है, कौन कौन सा। चूंकि कोई भी मेथड जब आप पढ़ेंगे तो उसके पहले क्या है, कुछ एजम्पशन लिया गया है ना। तो कौन कौन सा ऐसा मेथड है जिस पे WSM आपका बेस्ट है। सो एजम्पशन इन द थ्योरी ऑफ सिंपल बेंडिंग ऑफ RCC, सिंपल बेंडिंग ऑफ RCC दैट इज वर्किंग स्ट्रेस मेथड एज पर IS 4562K, पेज नंबर 80 में दिया गया है। अगर आप देखना चाहते हैं कि कहाँ पे है जो एजम्पशन मेंशन है आपका कोड में, तो ये पेज नंबर 18 में जो आपका मेंशन है ना। अब देखिए, ये जो एजम्पशन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपका क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ऑब्जेक्टिव में भी और कन्वेंशनल में भी और यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी। ये एजम्पशन आपको लिखने के लिए देता है एग्जाम में। एजम्पशन जो भी इसका एजम्पशन है WSM का, वो क्या है, लिखने के लिए आपको एग्जाम में आएगा। सो एट एनी क्रॉस सेक्शन प्लेन सेक्शन बिफोर बेंडिंग रिमेन्स प्लेन आफ्टर बेंडिंग, रिमेन्स प्लेन आफ्टर बेंडिंग। एट एनी क्रॉस सेक्शन प्लेन सेक्शन बिफोर बेंडिंग रिमेन्स प्लेन आफ्टर बेंडिंग। कहने का मतलब है कि देखिए, सपोज कीजिए कि ये आपका क्या है, बीम है, ये कोई बीम है ना। ये आपका क्या है, कोई बीम है। तो इसको यदि आप लोड करेंगे तो क्या होगा, कुछ इस तरह से इसमें सैगिंग आएगा, इस तरह से सैगिंग आएगा, है ना। तो किसी भी पार्टिकुलर सेक्शन पे यदि हम कट कर दें, किसी भी पार्टिकुलर सेक्शन पे यदि हम इसको कट करें, यहाँ यहाँ कहीं भी यदि कट करें, तो क्या होगा, जो सेक्शन है वो क्या होगा, रिमेन्स प्लेन होगा। रिमेन्स होगा क्या होगा, प्लेन होगा। मतलब रिमेन्स प्लेन कहने का मतलब है कि अगर हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन इसमें ड्रा करें तो क्या बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल है जो बनाएगा, ठीक है। सो एट एनी क्रॉस सेक्शन प्लेन सेक्शन बिफोर बेंडिंग रिमेन्स प्लेन आफ्टर बेंडिंग, कोई इसमें डिस्टॉर्शन नहीं आएगा, कोई भी इसमें डिस्टॉर्शन नहीं आएगा। ये इस स्टेटमेंट का मतलब है। तो आपका स्टेटमेंट याद रखना है कि एट एनी क्रॉस सेक्शन प्लेन सेक्शन बिफोर बेंडिंग रिमेन्स प्लेन आफ्टर बेंडिंग, है ना। क्योंकि कोई भी सपोज कीजिए बीम है और इस पे जब आप लोडिंग करेंगे तो क्या होगा, कुछ इस तरह से बेंड करेगा, ये कुछ इस तरह से बेंड करेगा, है ना। तो बेंडिंग के पहले और बेंडिंग के बाद क्या होगा, जो प्लेन सेक्शन होगा वो क्या होगा, रिमेन्स प्लेन होगा। प्लेन सेक्शन आपका क्या होगा, रिमेन्स है जो प्लेन होगा। सेकंड पॉइंट देखिए, कहता है द कंक्रीट एंड स्टील रेनफोर्समेंट आर परफेक्टली बॉन्डेड, दोनों के बीच जो बॉन्ड होगा वो क्या होगा, परफेक्ट बॉन्ड होगा, है ना। कंक्रीट और स्टील के बीच का जो बॉन्ड होगा वो क्या होगा, परफेक्ट बॉन्ड होगा, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ बताइए, है ना। इसका मीनिंग है जो आपको समझ में आना चाहिए, परफेक्ट बॉन्ड तभी कहा जाएगा जब दोनों में स्ट्रेन इन स्टील एंड स्ट्रेन इन कंक्रीट दोनों क्या होगा, बराबर होगा। क्या बात है, इसी को बोलते थे इक्वेशन ऑफ कंपैटिबिलिटी। क्या बोलते हैं इसको, इक्वेशन ऑफ कंपैटिबिलिटी। सो द कंक्रीट एंड स्टील रेनफोर्समेंट आर परफेक्टली बॉन्डेड का मतलब ये हुआ कि दोनों में जो स्ट्रेन का वैल्यू होगा, स्टील में और कंक्रीट में दोनों में जो स्ट्रेन का वैल्यू होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। इस स्टेटमेंट का मैं यूज भी करूंगा आगे, है ना। तो दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों में क्या होगा, स्ट्रेन है जो इक्वल होगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन। ऑल टेंसाइल स्ट्रेसेस आर टेकन बाय रेनफोर्समेंट, जितना भी आपका टेंसाइल रेनफोर्समेंट है, जितना भी टेंसाइल स्ट्रेस है, क्योंकि जब आप बीम पे लोड लगाएंगे तो क्या होगा, स्ट्रेसेस जनरेट होगा, है ना, स्ट्रेसेस जनरेट होगा। तो जितना भी टेंसाइल स्ट्रेस है वो कौन लेगा, रेनफोर्समेंट लेगा, एंड नन बाय कंक्रीट। कंक्रीट है जो कोई भी टेंसाइल रेनफोर्समेंट को कैरी नहीं करेगा। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, जितना भी टेंसाइल रेनफोर्समेंट, जितना भी आपका टेंसाइल स्ट्रेस है जो डेवलप होगा वो पूरा का पूरा कौन कैरी करेगा, स्टील कैरी करेगा। ये मैं नहीं बोलता, ये WSM का एजम्पशन है वो बोलता है ना। ये बोलता है कि कंक्रीट है जो कुछ भी टेंसाइल स्ट्रेस को कैरी नहीं करेगा, है ना, कुछ भी टेंसाइल स्ट्रेस को कैरी नहीं करेगा।
जो भी टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप होगा बीम में वो सारा का सारा कौन कैरी करेगा? रेनफोर्समेंट कैरी करेगा, स्टील कैरी करेगा। मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन। कहता ऑल स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप ऑफ स्टील एंड कंक्रीट अंडर वर्किंग लोड इज स्ट्रेट लाइन। अंडर वर्किंग लोड इज स्ट्रेस लाइन। सो दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व यदि हम बनाएं, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व यदि बनाएं तो क्या होगा? लीनियर होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। अभी हम लोग बनाएंगे भी इस तरह से, ये क्या होगा? लीनियर होगा। ठीक है, इसका स्टेटमेंट का ये मतलब है कि ऑल स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप ऑफ स्टील एंड कंक्रीट अंडर वर्किंग लोड, ये क्या होगा? स्ट्रेट लाइन होगा। मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन। दिस वन इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सब स्टेटमेंट इसका क्या है? अपने आप में क्वेश्चन है। जितना भी स्टेटमेंट है वो क्या है? अपने आप में है जो क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए जितना भी इसका स्टेटमेंट हो क्या है? अपने आप में क्वेश्चन है। कहता है मॉडुलर रेशियो एम वो होता है 280/3 सिग्मा सीबीसी। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि जो एम का वैल्यू होता है कितना होता है? 280/3 सिग्मा सीबीसी। दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एम इज इक्वल टू 280/3 सिग्मा सीबीसी। 280/3 सिग्मा सीबीसी है ना? ठीक है, सिग्मा सीबीसी क्या है? ये है आपका परमिसिबल कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस इन कंक्रीट इन बेंडिंग। परमिसिबल कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस इन कंक्रीट इन बेंडिंग। जब बेंड करेंगे तो उस केस में क्या होगा? आपका कॉम्प्रेसिव बेंडिंग स्ट्रेस, उसका वैल्यू है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको एलिब्रेट करना चाहूंगा। यहाँ पर जो एम है वो है आपका लॉन्ग टर्म मॉडुलर रेशियो। ये जो एम है वो है लॉन्ग टर्म मॉडुलर रेशियो। मतलब इसमें क्रीप का जो कंसिडरेशन है वो पार्शियल कंसिडरेशन लिया गया। ठीक है, तो आपको माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि सर क्या शॉर्ट टर्म ही मॉडुलर रेशियो होता है? तो होता है ना? उस केस में जो आपका होगा, यहाँ पे लिख लीजिए शॉर्ट टर्म मॉडुलर रेशियो जो होता है इसको भी एम से डिनोट करेंगे। ये होता है ES/EC। अब ES/EC क्या होता है आपको पता होगा। ES क्या है? यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील। एंड EC क्या है? यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट, जो कि पिछला क्लास में हम लोग ने डिटेल में देखा था। है तो शॉर्ट टर्म मॉडुलर रेशियो यदि पूछा जाए तो क्या होगा? ES/EC होगा, है ना? और लॉन्ग टर्म मॉडुलर रेशियो क्या होता है? 280/3 सिग्मा सीबीसी। एंड दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्टली है जो सिग्मा सीबीसी का वैल्यू देगा और मॉडुलर रेशियो का आपसे वैल्यू पूछ लिया जाएगा, है ना? आपसे मॉडुलर रेशियो का वैल्यू है जो पूछ लिया जाएगा, तो ये इंपॉर्टेंट है। 280/3 सिग्मा सीबीसी। नाउ कहता है देयर आर नो इनिशियल स्ट्रेसेस इन स्टील एंड कंक्रीट। ये लास्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है ना? कोई भी कहता देयर आर नो इनिशियल स्ट्रेसेस इन स्टील एंड कंक्रीट। स्टार्टिंग जो इनिशियल स्टेज में है स्टील और कंक्रीट में है जो कोई भी है जो स्ट्रेस नहीं होगा। कहने का मतलब है कि लोडिंग करने के पहले, बीम को लोडिंग करने के पहले स्टील और कंक्रीट दोनों होगा जो क्या होगा? आपका स्ट्रेसेस से फ्री होगा। स्ट्रेसेस से क्या होगा? फ्री होगा, है ना? बीम को जब लोडिंग करेंगे तो आफ्टर लोडिंग तो स्ट्रेस उसमें डेवलप होगा, लेकिन बिफोर लोडिंग क्या होगा? वो स्ट्रेसेस फ्री होगा, स्ट्रेसेस फ्री होगा। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट इसका एजम्पशन है जो आपको याद होना चाहिए, है ना? जो आपको याद होना ही चाहिए। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन। अब देखिए यहाँ पे जो डिस्कशन हम लोग करने जा रहे हैं वो डिस्कशन करने जा रहे हैं किसके बारे में? कंसेप्ट और ट्रांसफॉर्म्ड और इक्विवेलेंट सेक्शन। क्योंकि देखिए बीम है उसमें आपका कंक्रीट भी है और स्टील भी है ना? कंक्रीट भी है और स्टील भी है। दोनों को कंबाइंड रूप से एनालिसिस करना काफी डिफिकल्ट होता है। दोनों को कंबाइंड रूप से एनालिसिस करना काफी डिफिकल्ट होता है। तो हम क्या करेंगे कि जो भी इसमें स्टील है
उसके लिए इक्विवेलेंट कंक्रीट एरिया है जो रिप्लेस करेंगे, उसके लिए इक्विवेलेंट कंक्रीट एरिया है जो रिप्लेस करेंगे। थोड़ा सा पेशेंस रखना है, केयरफुली सुनना है, बातें समझ में आपको आ जाएगी, ठीक है, बातें हैं जो आपको क्लियर हो जाएगी। मैं क्या कह रहा हूँ, क्या मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, कुछ देर में आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी हम मान लेते हैं, फिलहाल थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। अभी मान लेते हैं कि ए है जो क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। ये है जो एक क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, मतलब ग्रॉस एरिया। ये क्या है, ग्रॉस एरिया है, एक तरह से टोटल एरिया, मतलब इसमें स्टील का भी एरिया है और कंक्रीट का भी एरिया है, ठीक है। ये क्या हो गया, ये क्या है आपका ग्रॉस एरिया, ग्रॉस एरिया है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि ए इज कंप्राइजेज ऑफ, ए किसका बना होगा, एरिया ऑफ कंक्रीट भी होगा एंड एरिया ऑफ स्टील भी होगा, एरिया ऑफ स्टील भी होगा, ठीक है, ठीक है। दिख भी रहा है आपको, ये आपका स्टील है और ये आपका क्या है, कंक्रीट है, ठीक है। एसी क्या है, एरिया ऑफ कंक्रीट, एएसटी क्या है, एरिया ऑफ स्टील, एम क्या है, मॉडुलर रेशियो, एम क्या है, मॉडुलर रेशियो, ठीक है। एम है जो आपका मॉडुलर रेशियो है ना। अब देखिए, एम है जो आपका मॉडुलर रेशियो है। उसके बाद देखिए ईएस है, सिग्मा एस है, मान लेते हैं कि जो सिग्मा सी है वो क्या है आपका, स्ट्रेसेस इन कंक्रीट है, स्ट्रेस इन कंक्रीट है, स्ट्रेस इन कंक्रीट है। जो सिग्मा एस है वो क्या है, स्ट्रेस इन स्टील है, स्ट्रेस इन स्टील है, स्ट्रेस इन स्टील है, ठीक है। एप्सिलॉन सी है वो क्या है, स्ट्रेन इन कंक्रीट है, स्ट्रेन इन कंक्रीट है, कंक्रीट है। एप्सिलॉन एस है वो क्या है, स्ट्रेन इन स्टील है, स्टील है, ठीक है, स्टील है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट डिस्कशन है तो थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। पीएस क्या है, लोड कैरिड बाय स्टील। क्योंकि जब आप स्ट्रक्चर पे लोड लगाएंगे तो लोड का कुछ पार्ट है जो कौन कैरी करेगा, स्टील कैरी करेगा, और कुछ पार्ट है जो आपका कंक्रीट कैरी करेगा। तो हम मान लेते हैं कि जो पीएस है वो लोड कैरिड बाय स्टील है एंड पीसी है जो लोड कैरिड बाय कंक्रीट है, ठीक। ए इक्विवेलेंट सी, ए क्या है, इक्विवेलेंट एरिया ऑफ सेक्शन इन टर्म्स ऑफ कंक्रीट, इन टर्म्स ऑफ कंक्रीट। कहने का मतलब है कि यदि टोटल एरिया को हम कंक्रीट के टर्म में लिखें वो ए ओ वाला एरिया है, अगर स्टील का जो एरिया है एएसटी उसको भी यदि कंक्रीट के टर्म में लिख दें, उसको भी यदि कंक्रीट के टर्म में लिख दें और फिर दोनों एरिया को जोड़ दें तो वो क्या हो जाएगा, ए इक्विवेलेंट सी होगा। थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। सो इक्विवेलेंट एरिया ऑफ सेक्शन इन टर्म्स ऑफ कंक्रीट है, इन टर्म्स ऑफ कंक्रीट है, ठीक है। ईएस क्या है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील है। इसी क्या है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट है। अब देखिए, अब देखिए, अब एक बात बताइए, टोटल लोड सपोज कीजिए जो स्ट्रक्चर है वो कैरी कर रहा है वो पी है, टोटल लोड है जो कितना कैरी कर रहा है वो पी है, पी है। तो इस पी को क्या लिख सकते हैं, पी एस प्लस पीसी लिख सकते हैं। ये मैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में बताया हूँ, पी एस प्लस पीसी लिख सकते हैं। क्योंकि टोटल लोड है जो पी आ रहा है तो कुछ पार्ट है जो स्टील लेगा और कुछ पार्ट है जो क्या है, कंक्रीट लेगा, है ना, कुछ पार्ट है जो कंक्रीट लेगा, ठीक है। अब देखिए, इसको मैं चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि सिग्मा क्या होता है, लोड पर यूनिट एरिया होता है, लोड पर यूनिट एरिया होता है। तो P बराबर क्या होगा, सिग्मा इंटू एरिया होगा, सिग्मा इंटू एरिया होगा। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, सिग्मा एस इंटू एस लिख सकते हैं, एस टी लिख सकते हैं, प्लस सिग्मा सी इंटू एरिया ऑफ कंक्रीट लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब है जो यहाँ पे चूंकि दो अननोन है तो हमें एक एक्स्ट्रा इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो एजम्पशन क्या बोलता था कि दोनों में स्ट्रेन का वैल्यू मतलब बॉन्ड होगा जो परफेक्ट बॉन्ड होगा। तो परफेक्ट बॉन्ड होगा, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ
कि स्टील और कंक्रीट दोनों में क्या होगा, स्ट्रेन इक्वल होगा, है ना, स्ट्रेन है जो इक्वल होगा, है ना। सो स्ट्रेन कॉम्पेटिबिलिटी इक्वेशन अगर हम लगाएं, आल्सो जो स्ट्रेन इन स्टील होगा वो किसके इक्वल होगा, स्ट्रेन इन कंक्रीट के बराबर होगा, स्ट्रेन इन कंक्रीट के बराबर होगा। अब तो आपको पता है कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड में क्या होता है, हुक्स लॉ को फॉलो करता है। तो जो सिग्मा होता था वो क्या होता था, स्ट्रेन इनटू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता था, ठीक है। तो स्ट्रेन का वैल्यू क्या हो जाएगा, सिग्मा बटे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होगा कि नहीं होगा, होगा। तो यदि हम स्टील का स्ट्रेन लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, जो स्टील में स्ट्रेस डेवलप होगा अपॉन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील इज इक्वल टू, अगर हम कंक्रीट का लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, स्ट्रेस डेवलप इन कंक्रीट डिवाइडेड बटा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट, लिखेंगे कि नहीं। ये क्लियर है, ये आपको क्लियर है, ये क्या है, क्लियर है, ठीक है। ये आपको क्लियर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सो ये आपका, यहां से आप स्ट्रेन इन स्टील निकाल सकते हैं, यहां से स्ट्रेन इन स्टील निकाल सकते हैं कि नहीं, यहां से यदि चाहें तो स्ट्रेन इन स्टील निकाल सकते हैं। वो क्या होगा बताइए, ES अपॉन EC होगा, ES अपॉन EC होगा इंटू सिग्मा C होगा, इंटू सिग्मा C होगा, है कि नहीं। और ES अपॉन EC को मैंने कुछ देर बोला था, ES अपॉन EC जो होता है वो क्या होता है, मॉडुलर रेशियो होता है, शॉर्ट टर्म मॉडुलर रेशियो होता है, ठीक है। तो यहां से क्या लिख सकते हैं बताइए, दिस इम्प्लाई सिग्मा S बराबर लिख सकते हैं M टाइम्स ऑफ सिग्मा C। इस स्टेटमेंट को सही से पढ़ के देखिए ये क्या बोल रहा है, मतलब स्ट्रेस इन स्टील जो होगा वो मॉडुलर रेशियो टाइम्स ऑफ स्ट्रेस इन कंक्रीट होगा, मॉडुलर रेशियो टाइम्स ऑफ स्ट्रेस इन कंक्रीट होगा, है ना। इस स्टेटमेंट तो यही बोल रहा है कि स्ट्रेस डेवलप इन स्टील जो होगा वो मॉडुलर रेशियो टाइम्स ऑफ स्ट्रेस डेवलप इन कंक्रीट होगा, स्ट्रेस डेवलप इन कंक्रीट होगा, है ना, ठीक है। तो यहां से यदि हम निकालना चाहें सिग्मा C का वैल्यू, यदि निकालना चाहें, यहां से यदि हम सिग्मा C का वैल्यू निकालना चाहें तो क्या लिखेंगे बताइए, यदि हम सिग्मा C का वैल्यू निकालना चाहें तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे सिग्मा S बाई M, सिग्मा S बाई M लिखेंगे, है कि नहीं, सिग्मा S बाई M लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए ये क्या किए हैं, ये आपका क्या है, ST है, और ये क्या है, एरिया ऑफ कंक्रीट है। हमारा लक्ष्य क्या है, हम चाहते हैं कि जो एरिया ऑफ स्टील है उसको रिमूव कर दें और उसके बदले क्या कर दें, यहाँ पर जो कंक्रीट भर दें, यहाँ पे क्या फिल कर दें, कंक्रीट फिल कर दें, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है कि चूंकि स्टील का स्ट्रेंथ ज्यादा है ना कंक्रीट से, तो हमें ज्यादा एरिया की जरूरत पड़ेगी। यदि हम कंक्रीट चाहते हैं उसके बदले रिप्लेस करना तो हमें ज्यादा एरिया की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ से स्टील को हटा दिए और उसके बदले क्या कर दिए, कंक्रीट है जो, ये इमेजिनेशन है, ऐसा होता नहीं, एनालिसिस करने का एक तरीका है, ऐसा रियल में नहीं होता स्ट्रक्चर में, ठीक है ना। तो एनालिसिस करने के लिए हमें मान लेते हैं कि ये सब है जो क्या है, एरिया ऑफ कंक्रीट है जो फिल किया गया है, एरिया ऑफ कंक्रीट है जो ए है जो फिल किया गया है, किसके बदले, AST के बदले, किसके बदले, AST के बदले। और इसी का वैल्यू हमें निकालना है, इसी का वैल्यू हमें निकालना है कि AST के बदले हम कितना एरिया रिप्लेस करेंगे, एरिया ऑफ कंक्रीट क्या होना चाहिए AST के बदले, है ना। उसी को हम लोग क्या करने हैं, फाइंड करने वाले हैं। तो अभी देखिए, अभी वापिस इन चीजों पे ध्यान नहीं देना, इसको पे अभी ध्यान नहीं देना है, अभी मैं इस पे आऊंगा कि ये कैसे हुआ है ना। सो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ठीक है। तो देखिए अब क्या करना है, सिग्मा C हो गया जो क्या हो गया, सिग्मा S बाई M हो गया, सिग्मा S बाई M हो गया, ठीक है।
फिर से आ जाइए इक्वेशन 1 पे। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या था जी? इक्वेशन 1 था P बराबर सिग्मा सी सिग्मा एस इंटू ए एस टी, सिग्मा एस इंटू ए एस टी प्लस सिग्मा सी इंटू एरिया ऑफ कंक्रीट, एरिया ऑफ कंक्रीट। ठीक है, और सिग्मा एस क्या आया है? इधर देखिए, बैक जाइए, सॉरी बैक जाइए। जो सिग्मा एस है वो m टाइम्स ऑफ सिग्मा सी है, m टाइम्स ऑफ सिग्मा सी है ना। सो P बराबर क्या लिख सकते हैं? P बराबर लिख सकते हैं सिग्मा एस बराबर लिख सकते हैं m टाइम्स ऑफ सिग्मा सी, m टाइम्स ऑफ सिग्मा सी इंटू एस टी प्लस सिग्मा सी इंटू एरिया ऑफ कंक्रीट, इंटू एरिया ऑफ कंक्रीट, है ना। मैं फिर से रिपीट कर दूं, ये जो सिग्मा एस का वैल्यू है वो कितना वैल्यू था? m टाइम्स ऑफ सिग्मा सी था, m टाइम्स ऑफ सिग्मा सी था। देख लीजिए सिग्मा एस का वैल्यू कितना है? m टाइम्स ऑफ सिग्मा सी है। ठीक है, उसी को मैं पुट कर दिया हूं। अब यहाँ देखिए कुछ कॉमन आएगा, कुछ कॉमन कर लीजिए। सो क्या कॉमन आएगा? सिग्मा सी है जो आपका कॉमन आ जाएगा, है ना। तो क्या आएगा? सिग्मा सी को यदि हम बाहर निकाल लेते हैं तो अंदर क्या बचेगा? अंदर बचेगा m टाइम्स ऑफ एस टी प्लस एरिया ऑफ कंक्रीट, एरिया ऑफ कंक्रीट। सो दिस इंप्लाई जो सिग्मा सी आएगा वो क्या आएगा? P अपॉन m टाइम्स ऑफ एस टी, केयरफुली देखना है, प्लस एरिया ऑफ कंक्रीट, एरिया ऑफ कंक्रीट। अगर ध्यान से देखें तो ये क्या है? अब देखिए, क्योंकि हम एरिया ऑफ स्टील को एरिया ऑफ कंक्रीट से रिप्लेस कर दिए हैं, है ना, तो ए क्या है? स्ट्रेस इन कंक्रीट है, तो यहाँ भी एरिया आना चाहिए। क्या आना चाहिए? ग्रॉस एरिया आना चाहिए, है ना। ये ग्रॉस एरिया आना चाहिए, मतलब इक्विवेलेंट एरिया आना चाहिए। सो ए इक्विवेलेंट सी लिख सकते हैं, ए इक्विवेलेंट इसको सी लिख सकते हैं, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि जो एएसटी था उसके बदले हमको कितना कंक्रीट की जरूरत है। इसका मतलब ये हुआ, इधर देखिए, जो एएसटी था इस एएसटी के बदले हमको कितना कंक्रीट की जरूरत है? m टाइम्स ऑफ एएसटी, m टाइम्स ऑफ एएसटी। इतना है जो हम कंक्रीट एरिया की जरूरत है, इतना है जो हमें कंक्रीट एरिया की जरूरत है। ठीक है। सो एक बात बताइए, यहाँ पे टोटल कितना रेनफोर्समेंट था? 4 था। तो 4 में जरूरत था m टाइम्स ऑफ एएसटी। 4 में कितना जरूरत था? टोटल 4 रेनफोर्समेंट है, तो टोटल 4 रेनफोर्समेंट में जरूरत था m टाइम्स ऑफ एएसटी। तो एक में कितना होगा? m टाइम्स ऑफ एएसटी बटा 4। एक में कितना होगा? m टाइम्स ऑफ एएसटी बटा 4, है ना। तो हो गया m टाइम्स ऑफ एएसटी बटा 4 है, जो इस सब का एरिया कितना होगा? m टाइम्स ऑफ एएसटी बटा 4, सब का एरिया, है ना। सबका एरिया कितना होगा? सब इंडिविजुअल का m टाइम्स ऑफ एएसटी बटा 4। देखो मेन इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, हम चाहते हैं कि टोटल एरिया को है जो किसी एक के टर्म में लिख दें, है ना। ये अलग बात है कि हम कंक्रीट के टर्म में लिखें, आप चाहें तो स्टील के टर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप चाहें तो स्टील के टर्म में लिख सकते हैं। हम यहाँ पे क्या किए? टोटल एरिया को कंक्रीट के टर्म में लिख दिए, टोटल एरिया को कंक्रीट के टर्म में लिख दिए। मतलब ये 4 रेनफोर्समेंट था ना, उसको हम लोग रिप्लेस कर दिए किससे? इसको हमने हटा दिया, खींच के बाहर कर दिया, और उसी के बदले हम इतना क्या किए? कंक्रीट का एरिया डाल दिए, उसी के बदले कंक्रीट का एरिया डाल दिए। अब वो एरिया कितना होगा? वो एरिया होगा m टाइम्स ऑफ एएसटी। वो कितना होगा? m टाइम्स ऑफ एएसटी, है ना। सो आपका जो ए इक्विवेलेंट हो गया, ए इक्विवेलेंट सी जो हो गया, इसीलिए ए इक्विवेलेंट सी, ए क्या है? ए है आपका इक्विवेलेंट एरिया ऑफ सेक्शन। ये देखिए क्या है? इक्विवेलेंट एरिया ऑफ सेक्शन, इक्विवेलेंट एरिया ऑफ सेक्शन, इक्विवेलेंट एरिया ऑफ सेक्शन इन टर्म्स ऑफ कंक्रीट, इन टर्म्स ऑफ कंक्रीट, इन टर्म्स ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट के टर्म में, है ना, कंक्रीट के टर्म में। ठीक है। और ए सी का वैल्यू कितना आया है? ये आया है m टाइम्स ऑफ एएसटी
प्लस एरिया ऑफ कंक्रीट, प्लस एरिया ऑफ कंक्रीट। ठीक है, अब देखिए, अब ध्यान से देखें तो m टाइम्स ऑफ AST, m टाइम्स ऑफ AST है वो क्या है, m टाइम्स ऑफ AST है जो आपका क्या है, इक्विवेलेंट एरिया ऑफ कंक्रीट है, इक्विवेलेंट एरिया ऑफ कंक्रीट है ना, इक्विवेलेंट एरिया ऑफ कंक्रीट है। ये अगर ध्यान से देखें तो ये क्या है, ये है आपका स्टील को हटाए हैं और उसके बदले आपने क्या डाला है, कंक्रीट डाला है। सो इक्विवेलेंट एरिया ऑफ कंक्रीट, इक्विवेलेंट एरिया ऑफ कंक्रीट है ना, और इसका वैल्यू कितना है, m टाइम्स ऑफ AST, m टाइम्स ऑफ AST। जो 4 एनफोर्समेंट था उसको आपने हटा दिया और उसके बदले आपने एरिया ऑफ कंक्रीट कंसीडर किया, उसका वैल्यू क्या है, m टाइम्स ऑफ AST, m टाइम्स ऑफ AST। ठीक है, m टाइम्स ऑफ AST। ठीक है, अब देखिए इसमें कुछ और कर सकते हैं क्या, है ना, इसमें कुछ और कर सकते हैं, देखिए कैसे। चूंकि नाउ स्टार्टिंग का ग्रॉस एरिया कितना था, A था, और इसमें मैं बताया था कि एरिया ऑफ स्टील भी है और एरिया ऑफ कंक्रीट भी है, एरिया ऑफ कंक्रीट भी है। सो यहां से एरिया ऑफ कंक्रीट हम निकाल सकते हैं कितना, A माइनस AST, A माइनस AST। अब वापिस यहाँ पे आ जाइए, तो A इक्विवेलेंट कंक्रीट जो होगा वो कितने बराबर होगा, एरिया ऑफ कंक्रीट की जगह पे आपको रखना है A माइनस AST, है ना, तो m इंटू AST प्लस एरिया ऑफ कंक्रीट की जगह पे कितना रखेंगे आप, A माइनस AST, A माइनस AST। ठीक है, दिस इम्प्लाई, देखिए यहाँ पे AST है, यहाँ पे AST है, तो ये AST कॉमन आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा m माइनस 1 इंटू AST, m माइनस 1 इंटू AST, A तो रहेगा ही, A प्लस m माइनस 1 इंटू AST, क्या बात है ना, तो ये किसके बराबर हो गया, A इक्विवेलेंट C के बराबर हो गया, A इक्विवेलेंट C के बराबर आ गया। ठीक है, A इक्विवेलेंट C के बराबर आ गया, है ना। सो इन टर्म्स ऑफ मॉडुलस रेशियो कितना हो गया, A प्लस मतलब ग्रॉस एरिया प्लस m माइनस 1 इंटू AST, है ना। तो ये सारा है जो क्या है, आप कैसे भी करके लिख सकते हैं, इसमें क्वेश्चन है जो एग्जाम में आता है। ठीक है, क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में पूछेगा। तो ठीक है, अब देखिए आगे नेक्स्ट है जो आपका क्या है, सिंगली बीम का एनालिसिस है, सिंगली बीम का क्या है, एनालिसिस है ना, एनालिसिस ऑफ सिंगली रेनफोर्स्ड बीम। ठीक है, तो इसका एनालिसिस देखते हैं। इसमें देखिए क्या है, एक सिंगली बीम लिया गया है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या है, रेनफोर्समेंट सिर्फ है जो टेंशन साइड है, बॉटम की तरफ दिया गया है ना, इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं, सिंगली बीम बोल रहे हैं। ये डी है जो क्या है, ओवरऑल डेप्थ है, डी है जो क्या है आपका ओवरऑल डेप्थ है, यहाँ पे मैं लिखता जाता हूँ, डी आपका है ओवरऑल डेप्थ, ओवरऑल डेप्थ ऑफ बीम, ओवरऑल डेप्थ ऑफ बीम। उसके बाद स्मॉल डी है, ये है इफेक्टिव डेप्थ। अब ये इफेक्टिव डेप्थ क्या होता है, जब हम लिमिट स्टेट पढ़ाएंगे वहां पे डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी ध्यान रखिए कि ये क्या है, इफेक्टिव डेप्थ है। इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम है, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम है, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम है। ठीक है, उसके बाद आपका क्या है, उसके बाद है आपका यहाँ देखिए, ए है आपका न्यूट्रल एक्सिस, ए जो है, ए क्या है, ये जो सेंटर से गया है ए क्या है आपका, ए है आपका न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है अभी हम लोग देखेंगे। ये ओ एक्सिस होता है जहां पे स्ट्रेस क्या होता है, जीरो होता है, जहां पे स्ट्रेस क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे, अब देखिए ए क्या है, बी है जो बीट ऑफ द बीम है, बी क्या है, बीट ऑफ द बीम है, बीट ऑफ द बीम। अब देखिए
यहाँ पर लिखे एनालिसिस ऑफ सिंगल बीम। एनालिसिस मतलब क्या, इसका ट्रेंड डायग्राम कैसा होगा, इसका स्ट्रेस डायग्राम कैसा होगा, ये हम लोग देखने वाले हैं, है ना, ये हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, साथ ही साथ इसका एनालिसिस करेंगे, न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ कैसे निकालते हैं, है ना। सो यहाँ पर देखिए आपका एजम्पशन क्या बोलता था, एजम्पशन ये बोलता था, चलिए और लिख लीजिए टर्मिनोलॉजी, एन। एन क्या है आपका, एन है जो डेप्थ ऑफ एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस है, स्मॉल एन जो है ये क्या है, डेप्थ ऑफ एक्चुअल, या फिर एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको ऐसे लिखें तो ज़्यादा अच्छा है। जो स्मॉल एन है वो है क्या है, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, न्यूट्रल एक्सिस, है ना, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस को एन ए भी लिखते हैं, न्यूट्रल एक्सिस को एन ए से भी लिखा जाता है। तो स्मॉल एन हो गया क्या, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये एन है, तो ये वाला कितना हो गया, डी माइनस एन होगा, ए वाला पार्ट कितना होगा, डी माइनस एन होगा, है ना। अगर ए ऊपर वाला एन है तो नीचे वाला क्या होगा, डी माइनस एन होगा, है ना, डी माइनस एन होगा। ठीक है, डी माइनस एन होगा। अब देखिए, सो ए डेप्थ आपका एन था, इसका बीथ कितना था, बी था। अब ये जो रेनफोर्समेंट है, ये जो रेनफोर्समेंट है, इस रेनफोर्समेंट को हम लोग किससे रिप्लेस करते हैं, कंक्रीट से रिप्लेस करते हैं। मतलब जो एएसटी है, ये आपका जो एएसटी दिख रहा है, इस एएसटी को हम लोग किससे रिप्लेस करेंगे, कंक्रीट से रिप्लेस करेंगे। तो ये जो एरिया है क्या है, एक एरिया ऑफ कंक्रीट है, एरिया ऑफ कंक्रीट है। बट ध्यान रहे हमारा एजम्पशन क्या कहता है, हमारा एजम्पशन कहता है कि जो टेंशन होगा वो कौन लेगा, सिर्फ और सिर्फ है जो स्टील लेगा, और कंप्रेशन है जो सिर्फ है जो कंक्रीट लेगा, कंप्रेशन है जो कंक्रीट लेगा, है ना। सो देखिए चूंकि बॉटम में क्या होगा, टेंशन होगा, तो ये सब जो सारा एरिया इसको क्या करेंगे, निगलेक्ट करेंगे। न्यूट्रल एक्सिस के नीचे का जो भी कंक्रीट का एरिया है इसको क्या करना है, निगलेक्ट करना है एज पर WSM एजम्पशन। क्योंकि WSM तो यही बोलता था कि जो टेंशन पार्ट में जो भी कंक्रीट होगा उसको, उसके एरिया को क्या करेंगे, निगलेक्ट करेंगे, उसको निगलेक्ट करेंगे। ठीक है, ए वाला एरिया क्या है, ए है AST के बदले जो कंक्रीट का एरिया लिए हैं, तो इसको हम लोग रखेंगे। जो AST के बदले है जो कंक्रीट का एरिया लिए हैं वो वाला पार्ट है ना, वो वाला पार्ट है। ठीक है, ये सिर्फ एनालिसिस के लिए लिए हैं, ये सिर्फ एनालिसिस के लिए ऐसा कर रहे हैं। इसका वैल्यू कितना हो, m टाइम्स ऑफ AST होता है, इसका वैल्यू कितना होता है, m टाइम्स ऑफ AST होता है। ठीक है, तो एक बात बताइए, इसका टोटल एरिया कितना हो जाएगा, इसका टोटल एरिया क्या होगा, b इंटू एन होगा। क्योंकि ए वाला पार्ट n है और ए वाला पार्ट b है, तो b इंटू एन, b इंटू एन इसका क्या हो गया, एरिया हो गया, टोटल एरिया हो गया। ठीक है, अगर स्ट्रेन डायग्राम बनाए तो क्या होता है, लीनियर होता है, और स्ट्रेस भी क्या होता है, लीनियर होता है ना। देखिए ये क्या होता है, लीनियर होता है ना। सो यहाँ पे देखिए, चूंकि ये न्यूट्रल एक्सिस, यहाँ पर तो कोई स्ट्रेस नहीं होगा तो जीरो हुआ, यहाँ भी क्या होगा, कोई स्ट्रेस नहीं होगा तो जीरो हो, है ना। अब यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रेन इन, चूंकि नीचे तो कोई कंक्रीट है नहीं, नीचे क्या है, स्टील है, तो स्ट्रेन इन स्टील को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऊपर क्या है, इसी क्या है, स्ट्रेन इन कंक्रीट को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो ये स्ट्रेन डायग्राम हुआ। और स्ट्रेस डायग्राम भी क्या होता है, लीनियर ही होता है। स्ट्रेस डायग्राम भी क्या होता है, लीनियर ही होता है। वो कितना होगा आपका, टॉप पे कितना होगा, सिग्मा CBC होगा, है ना। परमिसिबल स्ट्रेस जो होगा उतना जाएगा। मैक्सिमम स्ट्रेस कितना जा सकता है, जितना परमिट करेंगे। कंक्रीट में मैक्सिमम स्ट्रेस कितना जनरेट हो सकता है, जितना आप उसको परमिट करेंगे। तो परमिट कितना करते हैं, कितना परमिशन देते हैं, जो उसका अलाउबल स्ट्रेस होगा या जो उसका परमिसिबल स्ट्रेस होगा। तो परमिसिबल स्ट्रेस का वैल्यू कितना होता है, सिग्मा CBC होता है, तो सिग्मा CBC हो गया, है ना। और देखिए नीचे स्ट्रेस कितना होगा, सिग्मा ST/m होगा, सिग्मा ST/m होगा। अभी तो पढ़े थे, जो सिग्मा C होता है कितना होता है, सिग्मा ST/m होता है, सिग्मा ST/m होता है। क्योंकि हम यहाँ पर जो स्टील था उसको हम कंक्रीट से रिप्लेस कर दिए, उसको हम लोग कंक्रीट से रिप्लेस कर दिए, तो इसमें कितना स्ट्रेस जनरेट होगा, इसमें स्ट्रेस जनरेट होगा सिग्मा ST/m, सिग्मा ST/m। ठीक है, सिग्मा ST/m, है ना। अब देखिए जब हम इस पे लोडिंग करेंगे तो क्या होगा, कुछ इस तरह बीम है जो सैग करेगा, इस तरह से कुछ सैग करेगा, है ना। तो न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर क्या होता है, कंप्रेशन होता है, और नीचे क्या होता है, टेंशन होता है। तो ऊपर वाला पार्ट में क्या आएगा, कंप्रेशन आएगा, तो ये टोटल कंप्रेसिव फोर्स हो गया। और नीचे वाला में क्या आएगा, टेंशन आएगा, तो नीचे कैपिटल T है जो क्या है, टोटल टेंसाइल फोर्स है। तो इसको लिख लीजिए, C है जो आपका क्या है, टोटल कंप्रेसिव फोर्स है,
टोटल कंप्रेसिव फोर्स, ठीक है। और टी क्या है? टोटल टेंसाइल फोर्स, टोटल टेंसाइल फोर्स है, टोटल टेंसाइल फोर्स। आप चाहते हैं तो निकाल भी सकते हैं। टोटल टेंसाइल फोर्स कितना होगा? सिग्मा AST इंटू AST होगा, सिग्मा ST इंटू AST होगा, है ना, सिग्मा ST इंटू AST होगा, है ना। और टोटल कॉम्प्रेसिव फोर्स कितना होगा? टोटल कॉम्प्रेसिव फोर्स आपका हो जाएगा कितना? एरिया और इंटू स्ट्रेस डायग्राम, है ना। तो इसका एरिया कितना होगा? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, है ना। तो टोटल देखिए इसका एवरेज स्ट्रेस कितना होगा? इसका एवरेज स्ट्रेस कितना होगा बताइए? इसका इस पॉइंट का एवरेज स्ट्रेस कितना होगा? इसको मैं कलर कर रहा हूँ। इसका एवरेज स्ट्रेस कितना होगा? यहाँ पर तो स्ट्रेस 0 है और यहाँ पे सिग्मा CBC है, तो कितना होगा? 0 प्लस सिग्मा CBC/2, तो हाफ ऑफ सिग्मा CB हो जाएगा। इंटू एरिया, एरिया कितना है? B इंटू N, B इंटू N, है ना। क्योंकि हम क्या करेंगे? टोटल फोर्स निकालना है, तो फोर्स पर क्या होगा? स्ट्रेस इंटू एरिया। लेकिन हमें यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा? एवरेज स्ट्रेस लेना पड़ेगा, क्योंकि टॉप पे सिग्मा CBC है और यहाँ पे क्या है? 0 है। तो 0 प्लस सिग्मा CBC/2 कितना होगा? सिग्मा CBC/2, है ना। 0 प्लस सिग्मा CBC/2, तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा? सिग्मा CBC/2 आएगा। तो ये हो गया सिग्मा CBC/2 इंटू एरिया, एरिया कितना है? B इंटू N, यही तो कंप्रेसिव एरिया है, B इंटू N, तो B इंटू N हो गया, है ना। फिगर को देखिए, ज्यादा है जो गंदा नहीं करेंगे, है ना, अदरवाइज मुश्किल हो जाएगा समझना, ठीक है। तो ये कंप्रेसिव फोर्स हो गया हाफ ऑफ सिग्मा CBC इंटू BN, और टेंसाइल फोर्स कितना हो गया? सिग्मा ST इंटू AST, सिग्मा ST इंटू AST, है ना। सिग्मा CBC क्या था? सिग्मा CBC है आपका मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस एट टॉप फाइबर, मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस at topmost fiber in concrete, at topmost fiber in concrete, है ना। और सिग्मा ST क्या है? सिग्मा ST है आपका मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील, मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील, है ना, ठीक है। तो फिर सिग्मा ST/M क्या है? ये है जो इक्विवेलेंट एरिया आपने किया है ना, मैक्सिमम स्ट्रेस इन इक्विवेलेंट कंक्रीट, मैक्सिमम स्ट्रेस इन, देखिए सिग्मा ST/M क्या है आपका? मैक्सिमम स्ट्रेस इन इक्विवेलेंट कंक्रीट, मैक्सिमम स्ट्रेस इन इक्विवेलेंट कंक्रीट, at the level of steel, है कि नहीं? एट द लेवल ऑफ स्टील। इस स्टील के लेवल पे आपने क्या किया? इस स्टील को हटा दिया, उखाड़ कर फेंक दिया, और इसके बदले क्या किया? कंक्रीट का एरिया को ले आया। वो एरिया कितना है? M टाइम्स ऑफ AST, है ना। तो उसमें स्ट्रेस का वैल्यू कितना होगा? सिग्मा ST/M, ठीक है, क्लियर है ना। तो स्ट्रेस डायग्राम हो गया, स्ट्रेन डायग्राम हो गया, और टोटल कॉम्प्रेसिव फोर्स हो गया, और टोटल टेंसाइल फोर्स हो गया। तो ये इसका क्या होगा? एनालिसिस हो गया। एक क्या हो गया? इसका एनालिसिस हो गया, है ना। ये इसका क्या हो गया? एनालिसिस हो गया। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट टर्म है आपका न्यूट्रल एक्सिस। एक क्या है? न्यूट्रल एक्सिस है, ठीक है। अभी न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है अभी हम लोग डिस्कस किया था, है ना। इसका डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस को स्मॉल n से जो रिप्रेजेंट करते हैं, और शॉर्ट में इसको Na भी लिखते हैं, है ना। शॉर्ट में इसको Na भी हम लोग क्या करते हैं? लिखते हैं। सो न्यूट्रल एक्सिस लाई एट द CG ऑफ द सेक्शन। कहाँ पे लाई करेगा? हमेशा CG ऑफ द सेक्शन पे लाई करेगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द सेक्शन पे लाई करेगा। द एक्सिस एट व्हिच स्ट्रेसेस आर 0,
यह वह एक्सिस होता है जहां पे स्ट्रेस क्या होता है, जीरो होता है, मतलब कोई भी स्ट्रेस नहीं होगा। इस एक्सिस पे कोई भी स्ट्रेस क्या होगा, जीरो, मतलब कोई भी स्ट्रेस यहाँ पे नहीं होगा, कोई भी स्ट्रेस यहाँ पे नहीं होगा, मतलब न्यूट्रल होगा। इसीलिए इसको क्या बोला गया, न्यूट्रल एक्सिस बोला गया। इट डिवाइड द सेक्शन इनटू टेंशन एंड कंप्रेशन जोन, टेंशन एंड कंप्रेशन जोन, है ना। वो कैसे, देखिए ये क्या है, बीम है। जब इस पे आप लोडिंग करेंगे, जब इस पे आप लोडिंग करेंगे, जब इस पे आप लोडिंग करेंगे तो क्या होगा, बीम सैग करेगा, बीम क्या करेगा, सैग करेगा, है कि नहीं। देखिए ये आपका बीम है, ये बीम है, इसको जब लोडिंग करेंगे तो क्या होगा, इस तरह से सैगिंग होगा, इसमें क्या होगा, इस तरह से सैग करेगा, सैग करेगा कि नहीं। सो जब सैग करेगा, सो आफ्टर लोडिंग क्या होगा, आफ्टर लोडिंग ऊपर क्या होगा, कंप्रेशन आएगा, और नीचे क्या आएगा, टेंशन आएगा। लेकिन बीम में लॉन्गिट्यूडनल एक ऐसा फाइबर होगा, इसको देखिए ध्यान से, बीम में लॉन्गिट्यूडनल एक ऐसा फाइबर होगा, बीम में लॉन्गिट्यूडनल एक ऐसा फाइबर होगा जहां पे कोई भी स्ट्रेस नहीं होगा, मतलब इस पार्टिकुलर फाइबर पे सिग्मा का वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। और इसी पार्टिकुलर फाइबर को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रल एक्सिस बोलते हैं। इसी पार्टिकुलर फाइबर को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रल एक्सिस बोलते हैं, है ना। यानी यदि स्ट्रेस डायग्राम बनाया जाए तो कैसा होगा बताइए, लीनियर होगा, ये तो पता है आपको, लीनियर होगा। ऊपर क्या होगा, कंप्रेशन होगा, और नीचे क्या होगा, टेंशन होगा, नीचे क्या होगा, टेंशन होगा, है ना। ठीक है। एट द पोजीशन ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस डिपेंड्स ऑन शेप ऑफ द सेक्शन एंड अमाउंट ऑफ द स्टील प्रोवाइडेड। पोजीशन ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस किस पे डिपेंड करेगा, आपका सेक्शन के शेप पे भी डिपेंड करता है, और अमाउंट ऑफ स्टील प्रोवाइडेड पे भी डिपेंड करता है, मतलब कितना है जो स्टील आपने प्रोवाइड किया है, इस पे भी डिपेंड करेगा। ठीक है। इसके बाद का डिस्कशन है जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, इसके बाद का जो डिस्कशन है हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे जो न्यूट्रल एक्सिस है कैसे निकालते हैं, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालने का क्या क्या तरीका अवेलेबल है, वो हम जो डिटेल में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला निकालेंगे, और फिर इस पे है जो क्वेश्चन करेंगे, और उसके बाद है जो प्री स्ट्रेस कंक्रीट स्टार्ट करेंगे। फिर ये टॉपिक क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग लिमिट स्टेट है जो पढ़ेंगे। ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, न्यूट्रल एक्सिस को फाइंड करने का क्या क्या तरीका अवेलेबल है, उसको हम लोग है जो डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू, दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन। थैंक यू फॉर वाचिंग, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, है ना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग है जो डिस्कस करेंगे फाइंडिंग ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है। सो वंस अगेन थैंक्स फॉर वाचिंग, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।